हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक केमिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक बताने वाला हूं, जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो कुछ लॉ है जो फॉलो होते हैं, ऐसे ही कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ठीक, वैसे तो बेसिकली 5 लॉ पढ़ना है, लेकिन हमारे सिलेबस मतलब जो एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछता है, तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा है रेलवे के एग्जाम में इस दोनों से। ठीक, और ये इससे भी पूछने का चांस है, तो हम 3 को पढ़ा दे रहे हैं। ठीक, वो तो होता है तो 5 है, तो तीनों को हम आपको फटाफट बताते हैं। छोटा सा वीडियो का लास्ट में कुछ इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 4-5 वो भी मैं करा दूंगा। फर्स्ट आपका है कि रासायनिक संयोजन के नियम। तो हम आपको बता दें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या लगता है, कोई ना कोई लॉ लगता है। ऐसे ही कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। फर्स्ट आपका लॉ क्या ध्यान रखना है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या कहा जा रहा है, मास का संरक्षण है। यानी जो मास है ना, उसका कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा, कंजर्व, यानी वो सुरक्षित रहेगा। तो देखिए क्या कहता है, फर्स्ट नियम आपको ये कहता है, जैसे हम यहाँ फर्स्ट नियम को लिखे, फर्स्ट नियम आपका है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है, इसको अगर हम लिखें तो देखिए क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है ना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, लिखेंगे क्या, सुन लीजिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना आप मास का सृजन कर सकते हैं, ना ही विनाश कर सकते हैं। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है ना, तो ना आप एक्स्ट्रा मास उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही आप मास को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी मास कैन नीदर भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो जैसे यहाँ देखिए क्या समझ, आपको ध्यान रखना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो आपका मास ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। यानी अगर हम कहें कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, उसमें जो भी रिएक्टेंट का मास है वो, और बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है, यानी जो जो चीज़ उसमें भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका मास, और आफ्टर दैट मतलब जो आपका रिएक्शन है उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मास, दोनों क्या होता है, सेम होता है। एग्जांपल से इस चीज़ को हम समझेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपका कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर आपको बनाता है CO2। तो मैं ये आपको बताने चाह रहा हूँ कि इधर दो आपको क्या मिला है, रिएक्टेंट्स, जिनको रिएक्टेंट्स कहते हैं और इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो रिएक्टेंट का मास होता है ना, वही क्या होता है, प्रोडक्ट का मास। यानी मास ना तो एक्स्ट्रा आएगा, ना कहीं क्या होगा, लॉस होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो ध्यान से समझिए, इसका मास और इसका मास का सम ओवरऑल इसके मास के इक्वल होगा ही होगा। यही कहता है आपका क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे कार्बन के यहाँ मास का बात करें तो आपको पता है कि कार्बन का मास क्या होता है। हम आगे आने वाले वीडियो में सब बताएंगे कि कैसा मास निकालते हैं, कैसे याद रखना है। इसका 12U होता है, आपको पता है 12U। हम U ना लिख रहे हैं, ऐसे समझिए आप। और इसका ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 गो है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो इधर क्या है, अगर इधर आप सम कर रहे हैं तो 44 आ रहा है, 44 आ रहा है ना। इधर अब आप सम करके देख लीजिए, तो इधर भी एक कार्बन है, तो इधर एक कार्बन का क्या होगा, 12 ही होगा। और इधर फिर आपको ऑक्सीजन के 2 एटम है ना, तो 16 दूना क्या हो जाएगा, 32। यानी इधर भी क्या है, 44U है। तो यही आपको बताना चाह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में जितने भी आपको पार्टिसिपेट भाग लेते हैं, उनका मास ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसका मास क्या होता है, सेम होता है। ध्यान रहे कि मतलब वो केमिकल रिएक्शन जो क्या मतलब पूरी तरह से होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर और हम बात करें कि H+H2+Cl2 क्या बनाता है, HCl बनाता है। तो ध्यान रहे कि यहाँ 2HCl लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आप कभी भी ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, तभी अप्लाई होता है जब आपका इक्वेशन कैसा हो, वो बैलेंस हो। क्या हो, बैलेंस हो। अगर वो बैलेंस नहीं है ना, केमिकल इक्वेशन जो आप लिखे हैं वो अगर बैलेंस नहीं है, तो आपका ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, ये अप्लाई नहीं होगा। अगर चाहे हम ये भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि जो द्रव्यमान संरक्षण नियम है उसको अप्लाई करने के लिए, उस नियम को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन का बैलेंसिंग करते हैं। इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बना रहा है। तो इससे भी जोड़ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब किसका एक रूप है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं क्या है, आपको जो बैलेंसिंग हम करते हैं इक्वेशन का, वही है। जैसे समझिए, यहाँ अगर हम 2 नहीं लिखते ना, खाली HCl लिखते थे कि H2+Cl2 मिलकर HCl बना दिया, तो क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर क्लोरीन के 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन के 1 है, इधर ये। तो इसको पहले आपको ये इक्वेशन, ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम तभी अप्लाई होता है जब आपका इक्वेशन कैसा रहे दोस्त, बैलेंस रहे। तो हम इसको यहाँ बैलेंस कर देंगे। फिर आप क्या कीजिए, इधर हाइड्रोजन का 2U हो जाएगा, और इसका आप ऐड कीजिएगा तो 35.5 होता है ना क्लोरीन का,
और मल्टीप्लाई होगा तो 71 हो जाएगा, 71 ये जोड़िएगा तो इधर 73 ही बन रहा है। और इधर आप देख रहे हैं तो इधर भी हाइड्रोजन के कितने ये HCl के कितने आपको यहाँ मोलिकुल देखने को मिल रहा है, तो 2 से इस दोनों का मास निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का क्या होता है 35.5, तो ये आ गया आपका 2 × 36.5 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या आ गया 73 आ गया। तो देख पा रहे हैं कि जो रिएक्टेंट का मास हो वही क्या होता है प्रोडक्ट का मास होता है। बस यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी मास ना ही एक्स्ट्रा आएगा ना ही क्या होगा डिस्ट्रॉय होगा। सेकंड की तरफ चलते, ध्यान रहे ये तभी अप्लाई होगा जब इक्वेशन क्या रहे बैलेंस रहे। एक क्वेश्चन नहीं पूछा इस बात को, आपको ध्यान रखिएगा कि बैलेंसिंग का ही वो कहीं ना कहीं फॉर्म है, ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट की तरफ चले तो नेक्स्ट आपका क्या है स्थिर अनुपात का नियम। समझिए क्या होता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम जिसको हम एक और नाम से जानते हैं क्या इंग्लिश में, अगर इसका नाम ध्यान रहे कि आप इंग्लिश ही ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, समझिए। अगर हम इसको लिखे ना, पहले आपको बोल देते हैं कि किसी यौगिक में यानी किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट मिलके वो कंपाउंड बना है ना, उन एलिमेंट का जो रेशियो होता है मास का ना, वो हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। जैसे समझिए मान लीजिए हाइड्रोजन क्या है H2 होता है, तो उसमें हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ मास है, ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ मास है। तो ये आप कहीं का भी जल ला लीजिए, कहीं किसी विधि से भी आप क्या कीजिए जल को बना लीजिए, जो रेशियो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का वो क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी सेम रहेगा। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी यौगिक में, यौगिक यानी कंपाउंड में, किसी यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान का मास कांस्टेंट होता है। क्या होता है कांस्टेंट होता है, इस बात को समझिए। यानी कोई ना कोई कंपाउंड है, ठीक, उस कंपाउंड को जो एलिमेंट मिलकर बना रहा है कंपाउंड, उन एलिमेंट का जो मास है ना उस कंपाउंड के लिए हमेशा क्या रहेगा फिक्स रहेगा। जैसे समझिए अब चाहे ये कंपाउंड आप लैब में बनाए हो, चाहे ये कंपाउंड आप कहीं से लाए हो, अगर वो कंपाउंड बना है वही चीज़ है तो क्या होगा दोस्त, उसका जो मास का रेशियो एलिमेंट का कांस्टेंट रहेगा। जैसे समझिए, हाँ एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो भूल ही गए थे, यहाँ आप लिख लीजिएगा जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, ये आपको दिए थे एंटोनी लेवोसियर। कौन दिया था, इसको लिख लीजिए आप, इसको कौन दिया था एंटोनी लेवोसियर, पापा केमिस्ट्री। और स्थिर अनुपात का नियम कौन दिया था, तो इसको आपको लिख लेना है जोसेफ प्राउस्ट। क्या लिखना है जोसेफ प्राउस्ट, क्या लिखना है दोस्त जोसेफ प्राउस्ट, ठीक। इसको आगे बता देंगे, जॉर्ज लॉन्टल दिए थे गुणित अनुपात का नियम। ध्यान से समझिए स्थिर अनुपात का नियम हम क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि हाइट, जैसे यही ले लें CO2 हो गया, क्या हो गया CO2 हो गया, तो हम यही कह रहे हैं CO2 क्या है आपका कंपाउंड है। तो इस CO2 में कौन कौन से एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास है ना, तो अगर आप यहाँ मास का रेशियो देखिएगा तो कार्बन का 12 होता है और इसका क्या होता है तो 32। इसका अगर आप रेशियो ले रहे हैं तो ये 4 3 12 होगा, 4 8 और 32 हो, यानी क्या आ गया 3:8। तो आप कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड उठाइए, किसी रूम का या किसी दूसरे प्लानेट का कहीं का कार्बन डाइऑक्साइड उठाइए, या किसी भी मेथड से आप क्या कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाइए, ठीक। जो आपका रेशियो होगा ना कार्बन और ऑक्सीजन का उस कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा 3:8 होगा। क्या होगा 3:8 ही होगा। जैसे और एक आपको एग्जांपल लेकर बता रहे हैं, हाइड्रोजन का एग्जांपल, सॉरी जल का ही एग्जांपल है H2O। तो आपको पता है हाइड्रोजन का एक एटम मास AQ लेते हैं, तो या 2 है तो 2U हो जाएगा, यानी इसका 2 है, इसका कितना आता है 16 होता है, एक होता है, ये कटेगा तो 1:8 आ गया। क्या आ गया 1:8। ये मास का रेशियो है किसका, हाइड्रोजन कंपाउंड के, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना उनके एलिमेंट का मास का रेशियो क्या है 1:8 है। तो ये 1:8 ये बता रहा है ना कि आप चाहे कहीं का जल लाइए, चाहे आप जल ला लीजिए नदी का, चाहे आप जल ला लीजिए तालाब का, चाहे आप जल ला लीजिए जो पोखरा होता है उसका, या कुआं का, या नाला का, या गटर का, या गंगा का, कहीं का आप जल लाइए, या आप भेपर ला लीजिए, यानी कहीं से आप वर्षा का जल, कहीं से जल लाइए जो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो होगा ना, क्या होगा 1:8 ही होगा। क्या होगा 1:8। अगर आप दूसरे रेशियो में मिला देंगे ना, मान लीजिए आप क्या किए भाई कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो चेंज करके 3:8 कर दिए, तो क्या होगा अब ये और जल नहीं रहेगा, दूसरा कुछ बन जाएगा। क्या होगा दूसरा कुछ बन जाएगा। यानी अगर हमको वाटर बनाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन ले रहे हैं तो 8 ग्राम क्या लेना पड़ेगा ऑक्सीजन, तभी क्या होगा ओवरऑल 9 ग्राम क्या बनेगा वाटर बनेगा। अगर आप इधर 2 ग्राम ले लिए क्या हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ना, तब आपको 10 ग्राम ये जल बना के नहीं देगा, कुछ बनाएगा जरूर कुछ, लेकिन कुछ ऑक्सीजन क्या होगा बच जाएगा। यानी अगर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 1:8 में ही होना चाहिए, तभी क्या होता है
आपका जल का फॉर्मेशन हो गया, यानी जल बनेगा, चाहे वो जल कहीं का हो। जैसे समझिए H2O है 1:8 है ना, यानी अगर हम आपको कह दें कि 2 ग्राम क्या है हाइड्रोजन है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन को टोटल यूटिलाइज करने के लिए, मैंने तो टोटल उसको उपयोग करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि जल बन जाए। तो देखिए अगर ये 2 है तो हम बोले हैं ये अगर ये 2 गुना हुआ तो इसको भी 2 गुना कीजिए, कितना ग्राम लेना पड़ेगा 16 ग्राम। फाइनली रेशियो सेम होना चाहिए, तो ये भी काटिएगा तो फिर रेशियो 1:8 ही आ जाएगा। तो देख रहा है ना, अगर 2 ग्राम आप हाइड्रोजन लिए हैं तो ऑक्सीजन आपको 16 ग्राम लेना पड़ेगा, तब ओवरऑल आपको 18 ग्राम क्या बना के देगा, ये जल बना के देगा। तो ये रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, चाहे कहीं का आप जल ले रहे हैं, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कहाँ का वाटर ले रहे हैं कहाँ का नहीं। समझ रहे हैं ना इस बात को। तो ये जो एलिमेंट का रेशियो है ना हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है किसी भी कंपाउंड के लिए। ठीक, ध्यान से देखिए। अब एक नेक्स्ट जो आपका है हम उस पर चलते हैं। इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है आपका, इसको कौन दिया था, जोसेफ प्रोस्ट, इसको लिख लीजिएगा, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड आपका जो है ना ये है गुणित अनुपात का नियम। ध्यान से समझिए, थोड़ा अलग है, गुणित अनुपात का नियम। अनुपात का नियम क्या होता है, गुणित अनुपात का नियम, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए क्या है, ध्यान से सुनिए। दो एलिमेंट अलग अलग दो अगर कंपाउंड बना रहे हैं, ध्यान से समझिए, 2 ही एलिमेंट है, मान लीजिए कोई 2 एलिमेंट है ए और बी, वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग 2 तरह के कंपाउंड बना रहे हैं। तो पता है अगर एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का जो मास है ना वो सेम रहे, तो दूसरा एलिमेंट होगा ना उसका दूसरे कंपाउंड में मास क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। कुछ नहीं समझ में आएगा, देखिए हम एग्जांपल से समझाते हैं। हम ये समझा रहे हैं कि 2 एलिमेंट अगर अलग अलग 2 कंपाउंड बना रहे हैं, मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये 2 कंपाउंड बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन ही मिलकर 2 अलग अलग क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। क्यों अलग बन गया, क्योंकि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो अलग था और यहाँ अलग है। आपको बताया था कि रेशियो अलग अलग कीजिएगा तो कोई अलग ही चीज़ बन जाता है, तो ये दोनों अलग अलग है। हम क्या कहें कि इसमें एक एलिमेंट का मास सेम रहे, तो देखिए एक एलिमेंट का क्या रहे, मास सेम रहे। तो अगर आप दोनों का मास निकालिएगा तो इधर कार्बन का मास क्या है 12U है और इधर ऑक्सीजन का क्या है 16 है। इसमें इधर अगर कार्बन के निकालिएगा तो 12 ही है, लेकिन इधर ऑक्सीजन का क्या है 32 है। तो आपको यही समझा रहे हैं कि 2 कंपाउंड में जो एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट का मास दोनों में सेम रहता है। देख रहे हैं यहाँ कार्बन का जो मास है ना दोनों कंपाउंड में क्या है, सेम है। कार्बन का मास दोनों कंपाउंड में सेम है, तो जो दूसरा एक एलिमेंट बच रहा है ना इसका मास इसके सिंपल रेशियो में होता है। क्या होता है, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो कहने का मतलब कि या तो इसके 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, यानी या तो 1/2 होगा या 2/3 होगा या 1/3 होगा, 1/4 होगा। ऐसा नहीं कि 7/9, 8/10, 5/9, इतना मतलब कॉम्प्लेक्स रेशियो नहीं आएगा। क्या आता है, सिंपल रेशियो आता है। कहने का मतलब कि 2 गुना 3 गुना यही सब होता है। तो देख रहे हैं 16 दूना 32। अगर आप इसके रेशियो देखिएगा तो इधर 16 है, यहाँ इसका मास कितना 32, यानी यहाँ रेशियो आ रहा है 1:2 का। तो ये बताना कि जो ये रेशियो है ना सिंपल रेशियो आता है, यानी कॉम्प्लेक्स बड़ा रेशियो नहीं आता है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेके आपको बताएं तो एक होता है आपका H2O जिसको जल बोलते हैं, एक होता है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ अगर आप मास देख रहे हैं तो इसका मास क्या है, इस हाइड्रोजन का आपका 2U होगा और इसका 16 होगा। फिर यहाँ अगर आप देखिएगा तो इसका क्या है, इसका भी 2 होगा, इसका क्या होगा 32 होगा, क्योंकि डबल है। तो देख रहा है कि इसमें भी एक जो आपका एलिमेंट है ना हाइड्रोजन, उसका मास क्या है, कांस्टेंट है। तो जो दूसरा वाला है ना, दूसरा वाला इसका मास क्या होगा, इसके मल्टीपल फ्रैक्शन में होगा। क्या होगा, सिंपल रेशियो में होगा। क्या होगा, सिंपल रेशियो में। तो देख रहे हैं इसके ये डबल है। क्या है, डबल है। आप NO2 और NO लिखकर या NO3 लिखकर N2O लिखकर, NO से बहुत सारा कंपाउंड बनता है, उससे भी देख सकते हैं। जैसे NO हो गया, NO2 हो गया, N2O हो गया, NO3 हो गया, ये जो कंपाउंड बनते हैं ये सभी भी देखिएगा तो क्या है, सब सिंपल रेशियो में ही होते हैं। तो ये है, इसको कौन दिया था, स्थिर अनुपात का नियम। तो इसको आपको याद रखना है, ये दिए थे जॉन डाल्टन। क्या दिया था दोस्त, जॉन डाल्टन दिए थे इसको, स्थिर अनुपात के नियम को। ठीक, तो ये जो 3 लॉ है इससे क्वेश्चन पूछता है। अब चलिए फटाफट ये मिटाकर हम क्या करते हैं, 3-4 क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, यहाँ देखिए स्क्रीन पे, कौन सा नियम संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। देखिए पहला ही क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। पहला ऑप्शन है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का तो नियम अलग ही है, वो 6.02 × 10 का पावर 23 वो अलग ही है। यहाँ लिखा है गैसीय आयतनों का नियम, ये तो है ही नहीं, गैस का तो कोई बात ही नहीं है। और फिर एक गुणित अनुपात के नियम, वही मल्टीपल जिसको हम बताए थे। तो आपको बताया थे कि संतुलित रासायनिक समीकरण इक्वेजन को बैलेंस क्यों किया जाता है, संतुलित में तो बैलेंस क्यों किया जाता है।
बताए थे आपको क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लगाने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए। तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलिए। सेकंड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहते हैं। अभी आपको बताए थे कि यहाँ क्या लिखा है, अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों के योग। आपको बताया था ना कि सम ऑफ रिएक्टेंट्स किसके बराबर होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट के। आपको बताया था कि जब मास कंजर्व रहेगा, क्या रहेगा दोस्त, मास अगर कंजर्व है यानी संरक्षित है, तो जो आपका रिएक्टेंट्स होते हैं ना, रिएक्टेंट्स का मास यानी अभिकर्मक बोलते हैं, उसका मास बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट का मास, यानी जो आपका उत्पाद मिला है उसका मास क्या होगा, सेम होगा। ये किसका ही नियम है, तो ये लगता है आपको द्रव्यमान संरक्षण के लिए ही। तो इसका भी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, हाँ लिखा है निश्चित अनुपात नियम के अनुसार, अच्छा सॉरी एक और क्वेश्चन देखिए इसके पहले, निश्चित अनुपात नियम का प्रतिपादित किया था, यानी जो निश्चित अनुपात है आपको बताया था ना कि जो लिखा था ना स्थिर अनुपात के चाहे निश्चित अनुपात की बात एक ही है, उसको कौन दिया था, तो जोसेफ प्राउस्ट। कौन दिया था, तो जोसेफ प्राउस्ट। देख लीजिए किस ऑप्शन में आपको दिया है जोसेफ प्राउस्ट, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है कि निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, यानी जो आपका जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ होता है उसके अनुसार कौन सा सही है। तो समझिए फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है कि रासायनिक पदार्थ के भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज वाला कोई बात नहीं होता है निश्चित अनुपात में। सेकंड है कि रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक के अनुपात में संयोजित होते हैं। ये आपका कौन हो गया, मल्टीपल वाला बताया था कि क्या होता है, सिंपल रेशियो में होता है, यानी वो उसका ये जो सेकंड है ना, ये मल्टीपल जो आपका प्रोपोर्शन है गुणित अनुपात उसका है, ये भी नहीं होगा, निश्चित अनुपात वाला है ना। सी में देखिए क्या लिखा है, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। आपको बताया था कि जो आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है इसमें क्या होता है दोस्त, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जो एलिमेंट के मास है ना, किसी कंपाउंड में एलिमेंट का मास वो फिक्स्ड रेशियो में होता है। जैसे किसी भी का आप बात कर लीजिए, जैसे मान लीजिए NaCl ही ले लीजिए, ठीक। अच्छा इसका थोड़ा रेशियो उल्टा सीधा आएगा। CO2 को ही बताया था, CO2 जिसका होता है 12 और इसका होता है क्या आपको 32, कटेगा तो ये क्या आ जाएगा 3:8, यानी अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना तो उसमें हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा 3:8 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह डैश नियम के सहमति में है। यहाँ क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड के नमूनों में, देखिए ऊपर ही तो यहाँ वही लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो 3:8 में होता है ये कार्बन और ऑक्सीजन का मोलिक्यूल। तो ये किस नियम का भाई फॉलो कर रहा है, तो ये होता है आपका स्थिर अनुपात का नियम। अब देखिए ऑप्शन में स्थिर अनुपात का नियम है नहीं है, क्या दिया है द्रव्यमान संरक्षण, तो होगा नहीं। तो इसको हम एक और बात कहते हैं लगातार अनुपात, ठीक है। इसलिए इंग्लिश ही ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्योंकि इंग्लिश नहीं चेंज होगा। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा लगातार समानुपात वाला। कौन हो जाएगा, लगातार समानुपात, ठीक। कौन बस यही कुछ क्वेश्चन पूछे तो और है 2-4, वो क्या है कि इस नियम को कौन दिया था, इस नियम को कौन दिया, डेफिनेशन वाला है, वैसे पूछा है 10-15 क्वेश्चन। तो ये 4-5 क्वेश्चन हम करा दिए। इसी तरह आपको अलग अलग टॉपिक का वीडियो मिलते रहेगा क्वेश्चन और थ्योरी के साथ। वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।